rolling, pure rolling is a combination of pure translation and pure rotation. We have discussed this. Then we have discussed the total energy possessed by a rolling body. So the total energy possessed by a rolling body is more than the pure total energy possessed by a body in translation. Now we have discussed this. अब देखिए, we will be discussing specific article, that is, can a rolling body, can a body roll on a frictionless surface? क्या एक बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल कर सकती है? It is not possible, because rolling can only take place if there is presence of friction. Now, how is friction supportive in a rolling a body? किस तरह से फ्रिक्शन सपोर्टिव है इन रोलिंग ए बॉडी? बेटे, सड़क पे कीचड़ आता है तो कीचड़ पे रोलिंग नहीं हो पाती, स्लिपिंग हो जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं मिल पाती, हमारा पहिया स्किड कर जाता है. फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही है. फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी रोलिंग टॉर्क सो दैट द बॉडी रोल्स. देखिए कैसे बेटे, अगर हमारे पास ये पहिया है और ये रोलिंग मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट कर रही है? ऐसे, क्योंकि अगर पहिया ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस. और आर वेक्टर कैसे है बेटे? आर वेक्टर इज लाइक दिस, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो टॉर्क क्या होती है? आर क्रॉस एफ. यानी आर क्रॉस एफ बेटा ऐसे, तो यानी ये क्या हो गया? दिस इज गिविंग इट रोलिंग टॉर्क. सो रोलिंग टॉर्क, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता और मैं इसको धक्का दे देता तो इट वुड नॉट हैव रोल्ड, इट वुड हैव जस्ट स्किडेड, स्किड कर जाती. लेकिन अगर आपने किसी चीज को धक्का दिया और वो सरफेस पे फ्रिक्शन थी, यदि फ्रिक्शन वाज प्रेजेंट, देन दिस लेड टू व्हाट टाइप ऑफ मोशन? रोलिंग वाज पॉसिबल, बिकॉज रोलिंग टॉर्क, बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही है. जो रेवोल्यूशन चाहिए, जो रोटेशन चाहिए, तो इट इज प्रोवाइडिंग दैट. अब बेटा देखिए, इसके स्पेसिफिक आर्टिकल अब हम डिस्कस करेंगे. नाउ इसमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल है दैट अ बॉडी रोलिंग डाउन, a body rolling down an inclined plane. A body rolling down an inclined plane. Suppose कीजिए ये कोई ऐसा inclined plane है हमारे पास और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा. Now suppose h is the height of the plane from the ground and L is length of the plane. Now हम एक बॉडी यहां से स्लाइड करना चालू करती है और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये यहां पे डाउन द प्लेन पहुंच जाती है. नाउ ये बॉडी रोल करते हुए आई है, वी नो दिस दैट दिस बॉडी वाज रोलिंग, और जब ये ग्राउंड पे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अचीव्ड वाज v और इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. ये रोल करती हुई नीचे पहुंची और जब ये नीचे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी और यहां पे u इक्वल टू 0. देखिए सिंपल हमने केस किया हुआ है कि अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे हो और फ्रिक्शनलेस प्लेन हो तो बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आती है और एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज g sin थीटा. नाउ ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही है और जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होगी, यानी कि जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, इट विल बी चेंजिंग, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी चेंजिंग. सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, we want to find out the acceleration of this body, the linear acceleration of the center of mass if this body is rolling down, if this body is rolling down the inclined plane. अब देखिए बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए now we know that the body is possessing a velocity v when it comes down the plane. Let us say the angular velocity of the body was omega. When it reached down the plane, the angular velocity was omega, because you know initially the angular velocity was also 0. Now बेटे, ये जो एनर्जी आई जब ये बॉडी डाउन दी प्लेन पहुंची, ये एनर्जी किस वजह से आई? इस प्रॉब्लम का इजीएस्ट सॉल्यूशन है एनर्जी कंजर्वेशन. वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. आप ये सोचिए
कि जब ये बॉडी नीचे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो ये एनर्जी, इसके पास दो तरह की एनर्जी है इसमें, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये किस वजह से आई? क्योंकि इस बॉडी के पास जब ये टॉप पे थी तो इट वाज पोजेसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ potential energy because it was at a certain height, so it was possessing potential energy. Now what was the potential energy on the top of the plane? The potential energy at the top of the plane was mgh. So ये सारी की सारी एनर्जी कहां चली गई? This energy got transformed into half I omega square plus half mv square. यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में और कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन में। सो अब देखिए बेटा, नाउ mgh इसके बराबर है, सो आई विल डू नाउ mgh इज इक्वल टू दिस थिंग, सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 इधर ले आए बेटे, 2 mgh इज इक्वल टू, नाउ I इज m, नहीं इसको देखिए बेटे, लिखिए कैसे, 2 mgh mv स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, mv स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो ये क्या जाता है 1, ये 1 हो जाएगा फैक्टर बेटे, क्योंकि 2 तो इधर ऑलरेडी ले आए, 1 प्लस I ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस I ओमेगा स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ये m इस m से काट दीजिए। नाउ ये हम आपने इस m से काट दिया। अब आप देखिए बेटा, नाउ दिस विल बी 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू 1 प्लस I ओमेगा स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इज r ओमेगा, तो v स्क्वायर हो गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, v स्क्वायर इंटू 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दिस इंप्लाइज दैट v, नाउ v इज इक्वल टू व्हाट, देखिए बेटा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस I by mr square. Now देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन आया, ये जो पूरा फैक्टर है 1 प्लस I by mr स्क्वायर, इसको मैं बीटा कह देता हूं। सो बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस I by mr स्क्वायर। सो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी रीचेस एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v is equal to root 2gh upon बीटा। तो जब बॉडी बॉटम ऑफ द प्लेन पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ये है। नाउ वी विश टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन। हम क्या निकालना चाहते हैं कि बॉडी की एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या है। तो उसको निकालने के लिए देखिए बेटा, वी कैन यूज द एक्सप्रेशन, now to find out the acceleration, देखिए once we have the velocity, we know that the initial velocity was 0 and the final velocity is v, which we have found out, that is root 2gh upon beta. Now देखिए बेटा, v square minus u square is equal to 2a into distance. distance कितना है बेटे, l, v square minus u square equal to 2al. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आप यहां से देखिए, u तो 0 है, v स्क्वायर कितना हो गया 2gh अपॉन बीटा, स्क्वायर कर दिया बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2a इंटू l। सो 2 कैंसिल आउट 2 विद 2, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया बेटे, g टाइम्स h बाय बीटा l, दिस इज इक्वल टू the linear acceleration down the plane. So acceleration down the plane will be equal to g sin theta, h by l क्या हो जाएगा बेटे,
h by l is sin थीटा, तो यहां पे h by l आ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप, g sin थीटा अपॉन बीटा. सो दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन. अब आप देखिए बेटे, वेलोसिटी आपके पास आ गई √2gh अपॉन बीटा और एक्सेलरेशन आ गई g sin थीटा ओवर बीटा. अगर एक रोलिंग बॉडी होती तो, सॉरी स्लाइडिंग बॉडी होती, तो वेलोसिटी क्या आती थी, √2gh, और आपको मैंने ये कहा ही है कि एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज g sin थीटा. किसके लिए, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, ये बेटे मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन a डैश फॉर ए स्लाइडिंग बॉडी is equal to g into sin theta. So acceleration for a sliding body down the plane is g sin theta, whereas acceleration for a rolling body down the plane is g sin theta over beta. The velocity for the body down the plane is √2gh by beta, whereas v dash is equal to √2gh. Velocity is equal to v dash is equal to √2gh. अब आप ये देखिए बेटे, ये तो वेलोसिटी हमने बात करी of, this is the velocity of a body down the plane and this is the acceleration of the body down the plane. Now दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए. अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता चल गई. Now what is the time taken by the body to reach down the plane? We will calculate the time taken by the body to reach down the plane. उसके लिए बेटा we will use the equation v is equal to u plus a into t. v is equal to u plus at. u कितना है, 0, so that means v is equal to at. now v कितना है, √2gh अपॉन बीटा is equal to एक्सेलरेशन कितनी है बेटे, g sin थीटा ओवर बीटा. एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज g sin थीटा ओवर बीटा इंटू t. Now what is the time taken by the body down the plane? So the time will be equal to 1 by sin theta into, बेटा यहां बीटा है तो ये बीटा ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये स्क्वायर रूट में है, तो दिस विल बी रूट ऑफ 2h बीटा upon g. So this is the time period, this is the time taken by the body to slide down the plane, to roll down the plane. So rolling के लिए टाइम ये बेटा, अगर यही बॉडी स्लाइड करती तो क्या टाइम लगता है इसको नीचे पहुंचते वक्त, तो वो टाइम होता था t is equal to, now उस टाइम को आप अगर देखें, वो टाइम आप निकाल के देख सकते हैं बेटे, that time will be equal to √2h by g. उसमें बीटा का फैक्टर नहीं आता, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा है, बीटा का फैक्टर आ रहा है. नाउ हमने देखा एक रोलिंग बॉडी को डाउन द प्लेन पहुंचते वक्त कितना टाइम लगता है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है और क्या उसकी एक्सेलरेशन होती है. ये तीनों फैक्टर्स मैं यहां पे लिख रहा हूं. एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज g sin थीटा over beta. The velocity at the bottommost point of the plane will be equal to √2gh upon beta. And what is the time? Time is equal to 1 by sin theta into root 1 by sin theta into root 2h beta by g. Now beta is equal to what? 1 plus I by mr square. अब बेटे इन फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे और we will find out one more factor, that is the, what is that new factor? That is the minimum coefficient of friction that is required by the body to roll down an inclined plane. What is the minimum coefficient of friction required by a body to roll down the inclined plane? देखिए इसको निकालने के लिए बेटा, now we consider the rolling body
इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. सो आप देखिए बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका वर्किंग. इसको करने के लिए वी विल गो ऑन टू आवर नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स. देखिए बेटा कैसे, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ एंगल, दिस एंगल बिकम्स थीटा. सो वेट के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज mg cos थीटा and another is mg sin theta. Suppose the coefficient of friction is mu, then what should be the value of mu for the rolling to take place? कि रोलिंग हो जाए उसके लिए mu का वैल्यू कितना होना चाहिए मिनिमम. ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकालना चाहते हैं. अब देखो बेटा इसको करने के लिए नाउ mg sin theta, mg sin theta minus the force of friction. Force of friction will oppose, minus force of friction. This is equal to mass times acceleration. mg sin theta minus the force of friction is equal to mass into acceleration of the rolling body. अब देखिए बेटा now this F should provide rolling torque to the body. अब ये F क्या प्रोवाइड करता है, रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को. सो रोलिंग टॉर्क यानी रोलिंग टॉर्क कितना होगा बेटा, F इंटू रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, F इंटू R इज इक्वल टू I इंटू एल्फा. सो F कितना हो गया बेटे, I इंटू एल्फा बाय R. F कितना हो गया, I इंटू एल्फा बाय R. अब देखिए बेटा यहां से mg sin theta, now the minimum amount of friction should be equal to I into alpha into R. बेटे अब देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. this equation will again lead us to this particular result for acceleration. We can achieve the result that we achieved by energy conservation from this same result. जो फ्रिक्शन का काम है, फ्रिक्शन सिर्फ कितनी होनी चाहिए, that it provides the necessary rolling torque. यानी रोलिंग टॉर्क कितनी चाहिए, आई अल्फा, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दे, फ्रिक्शन फोर्स वो प्रोवाइड कर दे. अब देखिए अब बेटे मैं क्या करूंगा, नाउ फ्रिक्शन F into R is equal to I into alpha. So the force of friction should be sufficient to provide I alpha by R. I alpha by R. Now we want to find out mu. तो mu force of friction क्या होती है, mu times R. Mu times R is normal reaction. R we are talking about. Normal reaction is mu mg cos theta. mg cos theta. So इसका मतलब normal reaction की value put कर दूंगा बेटा mg cos of theta. This is equal to I. Now you know that the linear acceleration down the plane is g sin theta upon beta. Now A is equal to what, R times alpha. So alpha is equal to what, A by R. So alpha is equal to g sin theta over beta into R, over beta into R. So I into alpha की जगह पे क्या रख दोगे आप, g sin theta ओवर बीटा इंटू आर करोगे, नीचे ऑलरेडी एक आर है, अल्फा की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं बेटे, तो ये क्या हो जाएगी, बीटा टाइम्स आर स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स आर स्क्वायर. सो अब यहां पे आप देखिए बेटा जी से जी कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया म्यू इज इक्वल टू आई टेन थीटा, because sin theta over cos theta upon beta into mr square, ये मिनिमम वैल्यू है म्यू की. अगर म्यू से ज्यादा होगा तब भी ये बॉडी रोल करके नीचे आ जाएगी, लेकिन कम से कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होना चाहिए. तो वी कैन राइट दैट म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
दिस थिंग, बिकॉज जो टॉर्क प्रोवाइड कर रही है फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड कर रही है एफ आर, दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई अल्फा। तो कम से कम ये म्यू तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी रोलिंग पॉसिबल है। नाउ बेटे अब देखिए ये हमने म्यू की वैल्यू निकाली, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग। अब हम चेकअप करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। लेट अस से वी आर हैविंग ए सॉलिड स्फीयर, सपोज कीजिए सॉलिड स्फीयर है हमारे पास। नाउ अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो उसको अगर वो किसी इंक्लाइंड प्लेन थीटा पर है तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि वो रोल करके नीचे पहुंचे। वो देख सकते हैं आप कैसे, वो रोल करके वो देख सकते हैं आप बेटे कैसे। देखिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, कितना हो जाएगा 2/5 mr² फॉर ए सॉलिड स्फीयर इंटू tan थीटा अपॉन बीटा। बीटा कितना होता है बेटे 1 प्लस 2/5 mr² अपॉन mr², 1 प्लस i/mr² इंटू mr²। तो बीटा कितना हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5 हो गया बेटे। ये mr² से mr² कैंसिल। तो इसका मतलब है हमारा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा। यानी कि अगर एक सॉलिड स्फीयर को आप रोल करा रहे हो एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो रोलिंग करे तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 टाइम्स tan ऑफ थीटा। अगर इससे कम होगा तो हमारा स्फीयर रोल नहीं कर सकता। अब ये म्यू आप डिफरेंट कंडीशंस के लिए चेकअप कर सकते हैं और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, उसको मैं यहां पर 1 मिनट लिख के ब्लॉक कर देता हूं। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई इंटू tan थीटा ओवर बीटा इंटू mr²। अब देखिए बेटा अभी हमने सॉलिड स्फीयर के लिए म्यू देखा और म्यू कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 इंटू tan ऑफ थीटा। अब अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर हो और डिस्क, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क सॉलिड सर्कुलर डिस्क, तो बेटा उनका क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, दैट इज व्हाई द बोथ विल हैव सेम वैल्यू ऑफ म्यू। अब डिपेंड करेगा मास शुड बी सेम और म्यू की वैल्यू सेम रहेगी बेटा, अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम। तो अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है मास m और रेडियस r का, देन म्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई कितना हो जाएगा बेटे हाफ mr² फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज हाफ mr² इनटू tan ऑफ थीटा ओवर बीटा कितना हो जाएगा बेटे, बीटा इज 1 प्लस i/mr²। सो 1 प्लस i/mr², i इज हाफ mr², तो हाफ mr²/mr² इज हाफ, तो यहां पे नीचे आ जाएगा 3/2 इंटू mr²। बीटा फॉर ए सॉलिड सिलेंडर और ए डिस्क इज 3/2, so mr² get cancelled out. What you will have? You will have mu is greater than equal to 1/3 into tan of theta. Mu is greater than equal to 1/3 into tan of theta. तो ये हुआ म्यू किसके लिए बेटा, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क के लिए। इसी तरह से वी कैन फाइंड आउट द म्यू फॉर ए सर्कुलर रिंग, minimum coefficient of friction for a circular ring, for circular ring. Now circular ring के लिए म्यू कितना हो जाएगा, देखिए बेटा म्यू should be greater than or equal to I for a circular ring is mr² which is rotating about its center of mass, that is about the center, mr² into tan of theta upon बीटा। बीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस i/mr², that is 2।
2 times mr square. mr square से mr square cancel. So mu is greater than equal to half tan theta. This is the minimum value of coefficient of friction for a circular ring. Now, supposing we have a hollow sphere. Supposing we have a hollow sphere. Now, for a hollow sphere, mu should be greater than or equal to, hollow sphere का moment of inertia क्या होता है बेटे, 2/3 mr square into tan of theta over बीटा कितना हो जाएगा, 1 plus 2/3 that is 5/3 into mr square. So mu is greater than or equal to 2/5 times tan of theta. This is for a body that is rolling down an inclined plane, minimum coefficient of friction. तो ये हमने किसके लिए देखा बेटे, हॉलो स्फीयर के लिए. अब हॉलो सिलेंडर हो या सर्कुलर रिंग हो, उनके लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दैट विल रिमेन सेम. ये हमने डिस्कस किया कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए किसी भी रोलिंग बॉडी को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रेस ऑफ रोलिंग बॉडीज. बेटे देखिए क्या है कि हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, ये इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास. तो इस प्लेन से हम एक रिंग को, ठीक है बेटे, एक सॉलिड सिलेंडर को, एक सॉलिड सिलेंडर को, एक सॉलिड स्फीयर को एंड एक हॉलो स्फीयर को. दिस इज ए हॉलो स्फीयर, दिस इज ए सॉलिड स्फीयर. साइमल्टेनियसली छोड़ देते हैं रोल करने के लिए. तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सेकंड कौन पहुंचेगा, थर्ड कौन पहुंचेगा, फोर्थ कौन पहुंचेगा, ये हमने पता करना है. So this is race of different rolling bodies. Now that means we are simply to compare the times. All the bodies are on the same plane and they have to have the same distance. All the bodies are started from rest. मतलब सब initial जो velocity थी सबकी rest है, zero है. Initial velocity सबकी क्या है, zero है. तो अब हमारी सबसे पहले कौन सी बॉडी पहुंचेगी, we want to judge that. So देखो बेटे, इसके लिए टाइम का एक्सप्रेशन मैंने अभी निकाला था. सो जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा इंटू रूट 2h बीटा अपॉन जी. इसका मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा. अब बेटा बीटा सबका अलग अलग आएगा, रिंग का बीटा कुछ और होगा, ठीक है, और सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का बीटा कुछ और होगा, सॉलिड स्फीयर का बीटा कुछ और होगा और हॉलो स्फीयर का कुछ और होगा. सबके बीटे निकाल लो. बीटे कैसे निकालोगे बेटे, बीटा फॉर ए सॉलिड फॉर ए हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1 plus I by mr square, 1 plus I by mr square. So 1 plus 2/3, क्योंकि 2/3 mr square by mr square कट गया तो कितना आ गया बेटा, 5/3. नाउ बीटा फॉर ए सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, 1 plus 2/5 वो कितना हो जाएगा बेटे, 7/5. अच्छा बीटा फॉर ए सॉलिड ये सिलेंडर है, दिस इज सॉलिड सिलेंडर. तो बीटा फॉर सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1 plus 1/2 दैट इज 3/2. और बीटा फॉर ए रिंग, बीटा फॉर रिंग इज इक्वल टू 1 plus mr square by mr square, तो 1 plus 1 2. सबसे बड़ा बीटा किसका है बेटे, रिंग का. उससे छोटा बीटा, उससे छोटे के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं.
बेटे 5/3 किसके बराबर होता है? 1.67 के लगभग। और बेटा सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना हो जाता है? 1.4। सॉलिड सिलेंडर के लिए बीटा है 1.4, और सॉरी सॉलिड स्फीयर के लिए 1.4, हॉलो स्फीयर के लिए 1.67, और सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना हो गया? 1.5, और रिंग के लिए 2। तो जिसका बीटा ज्यादा उसका टाइम भी लगे ज्यादा, बिकॉज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। तो जिसका बीटा ज्यादा उसको टाइम भी नीचे पहुंचने में ज्यादा लगेगा। अब सबसे ज्यादा बीटा किसका है बेटे? रिंग का। तो सबसे ज्यादा टाइम किसके लिए लगेगा? रिंग के लिए। सो टाइम फॉर रिंग विल बी ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट बीटा किसका बड़ा है? हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का बीटा 1.67। तो हॉलो स्फीयर को रिंग से कम टाइम लगेगा, लेकिन बाकियों से ज्यादा टाइम लगेगा। इज ग्रेटर देन टाइम फॉर सॉलिड सिलेंडर इज ग्रेटर देन टाइम फॉर सॉलिड स्फीयर। तो यानी कि सबसे फर्स्ट बॉडी कौन सी आएगी? हु विल विन द रेस? नंबर 1 विल बी सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, क्यों? सबसे कम टाइम लगा उसके लिए, बीटा सबसे कम था। फिर सेकंड कौन आएगा बेटे? सॉलिड सिलेंडर आएगा। थर्ड कौन आएगा रेस में? हॉलो स्फीयर। और लास्ट कौन आएगा? रिंग। सो दिस वाज रेस ऑफ रोलिंग बॉडीज, because time depends upon the value of beta, because time is directly proportional to beta. So जिसका बीटा ज्यादा उसको टाइम भी लगे ज्यादा। तो ये देखा हमने बेटा रेस ऑफ रोलिंग बॉडीज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। Now let us say the bodies were the same, but you are to find कौन सी बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे आएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी डाउन द प्लेन है वो कितनी थी बेटा? वेलोसिटी डाउन द प्लेन वाज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन बीटा। सो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। जिसका बीटा ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। रिंग का बीटा सबसे ज्यादा था, तो रिंग की वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो रिंग को टाइम लगा सबसे ज्यादा, लेकिन रिंग को वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग will be less than velocity of hollow sphere, will be less than velocity of solid cylinder, will be less than velocity of solid sphere. Velocity of ring is less than velocity of hollow sphere, is less than velocity of solid cylinder, is less than velocity of solid sphere. अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन is g sin theta over beta, यानी acceleration is also inversely proportional to beta। तो जिसका बीटा सबसे ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम, तो उसके लिए भी यही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ hollow sphere, is less than acceleration of solid cylinder, is less than acceleration of solid sphere। तो ये आपने बेटा डिस्कस किया रेस ऑफ रोलिंग बॉडीज, और इसमें हमने लर्निंग की कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की और वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का कंपैरिजन कर दिया। नाउ देखिए, नाउ एग्जाम्पल of linear and rotational motion of an object on a pulley। So देखिए बेटा, हमारे पास हम क्या करना चाहते हैं, we want to study the linear and rotational motion of an object on a pulley। तो
गाँव में आमतौर पे हम लोग जो पानी है, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो कुएं से निकालते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, एक पुली लगी होती है, पुली के साथ रोप होती है और रोप के साथ बाल्टी अटैच्ड होती है। आप जैसे ही टॉप मोस्ट पोजीशन से बाल्टी को छोड़ते हैं तो व्हाट हैपेंस, बाल्टी नीचे जाती है, ये लीनियर मोशन है। और जो पुली है, पुली जो है वो रोटेट करता है। तो पुली रोटेट करता है, वो कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, लीनियर और रोटेशनल मोशन का। अब हम इसी मोशन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। वी विल बी एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर मोशन ओनली। देखो बेटा, इसमें आई टेक ए पुली, ये मैंने एक पुली ले लिया और इसमें यहां पे ऐसे करके ये बाल्टी है बेटे। नाउ आप देखिए, ये रोप के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब वी कंसीडर दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द रोप एंड द पुली। ऐसा हो सकता है कि स्लिपिंग हो जाए बिटवीन द रोप एंड पुली, अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो स्लिपिंग पॉसिबल है। लेकिन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग एंड वी कंसीडर कि जो बाल्टी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, बाल्टी क्या कहेंगे इसे, तो ऑब्जेक्ट ही कहेंगे हम तो अपनी फिजिक्स की टर्म्स में। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो बेटे h हाइट पर है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो अब आप देखिए, इसका मास बेटे हम लोग m ले लेते हैं। लेट्स से द मास इज m। नाउ दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। जब ये आप रिलीज कर देंगे बाल्टी को, अभी आप पकड़ रखा है आपने इसको, जब आप रिलीज कर देंगे सो व्हाट विल हैपन, दिस विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड। देखिए ये जो घूमा है, ये किसकी वजह से घूमा है, बिकॉज ये बाल्टी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये इसकी पोजीशन h हाइट पे थी इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, इट वाज हैविंग सर्टेन पोजीशन h, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, मास ऑफ द बाल्टी इंटू g इंटू h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हुई, एक तो बाल्टी चली तो बाल्टी को वेलोसिटी गेन हुआ बाल्टी का। तो जब अगर ये बाल्टी बॉटम पे पहुंची तो मान लीजिए इस समय इसकी वेलोसिटी v थी, सपोज द वेलोसिटी वाज v। जब ये बाल्टी नीचे पहुंची तो वेलोसिटी v थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी एक तो बाल्टी को काइनेटिक एनर्जी देने में लग गई, प्लस एक और चीज में गई ये एनर्जी, क्योंकि इसकी रोटेशन किसकी वजह से हुई, इस बाल्टी की वजह से हुई। अगर बाल्टी ना रिलीज होती तो ये रोटेट ना करता। तो ये रोटेशन के लिए एनर्जी कहां से आई, वो भी पोटेंशियल एनर्जी से आई जो इस हमारे ऑब्जेक्ट के पास थी। तो वो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। यानी ये जो आपका पुली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सपोज कीजिए ओमेगा है, तो हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, लेट अस से दैट द रेडियस ऑफ दिस पुली और द सर्कुलर बॉडी इज r। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नाउ बेटे देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेडियस इज r, जो लीनियर वेलोसिटी यहां पे है इस रोप की, वही बाल्टी की लीनियर वेलोसिटी है। क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है जो v होगा दैट विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सो mgh इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो यहां से देखिए बेटा, हम क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड आप निकालना चाहते हैं, तो एंगुलर स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आप यहां हाफ को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटे कितना, 2mgh इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ले लो कॉमन, और अंदर क्या बचा 1 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस i बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा बेटे। नाउ व्हाट यू विल बी गेटिंग इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
बराबर है 2gh अपॉन 1 प्लस I बाय एम आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? दिस इज वी स्क्वायर, दिस इज लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये v किसके बराबर हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट इसके बराबर। तो v इज इक्वल टू 2gh ओवर 1 प्लस I बाय एम आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है किसका? लीनियर वेलोसिटी का। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी दैट हैज बीन गेन्ड। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो ऑफ कोर्स वी विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय r, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज v बाय r। तो ये वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी इस बाल्टी ने जो है गेन कर ली, इस पर्टिकुलर बाल्टी ने यहां तक पहुंचते पहुंचते ये पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन कर ली। और बाल्टी की एक्सेलरेशन किसके बराबर है? नाउ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एक्सेलरेशन क्योंकि बाल्टी जो है नीचे आएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के कारण ये नीचे आएगी, तो g एक्सेलरेशन होगी डाउन when it moves down, so the acceleration is equal to g only, और velocity is equal to this particular expression. Now ये हमने एक्सप्रेशन यूज करना है, और इसको यूज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो I है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, बिकॉज दिस मास इज डिफरेंट एंड दिस पुली इज डिफरेंट। सो ये हमने देखा बेटा एक स्पेशल एग्जांपल जो कि बेस्ड था लीनियर मोशन ऑफ a mass suspended by a pulley, where pulley has rotation and the mass has linear motion. Now we will be, now बेटे देखिए मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, और प्लस आपको यह भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करके स्लाइड भी कर रहा है यानी ट्रांसलेट भी कर रहा है और उसकी रोटेशन भी हो रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज हैविंग ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है ऑब्जेक्ट के पास, ट्रांसलेशन भी। सपोजिंग कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, तो अगर आप फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो देखिए बेटे आपको ये पता है अगर ये रोलिंग बॉडी है प्लस ये ट्रांसलेशन में भी है, सो काइनेटिक एनर्जी of rotation of any body is half I omega square. Now the body may be sphere, the body may be cylinder, the body may be disc, the body may be ring. अब अगर कोई भी बॉडी है तो I can say I is equal to m into k square, where k is radius of gyration, m is the mass of the body. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है ना बेटे, हाफ m k square omega square. Can I write the kinetic energy of rotation like this? Now what is the kinetic energy of translation? Kinetic energy of translation is equal to half m v square. Now v can be written as r omega because there is no slipping, so half m r square into omega square. Now what is the fraction of rotational energy in the total energy that you can calculate, that is rotational energy by rotational kinetic energy by total kinetic energy. So rotational kinetic energy कितनी है बेटे? half m k square omega square upon half m r square omega square plus half m k square omega square. So this will be equal to k square upon k square plus r square. Now this is the fraction of rotational energy in a rolling body, which is in pure rolling. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालनी हो, अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी will be equal to what? That will be equal to translational kinetic energy over total energy. Translational kinetic energy is what?
हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. So that is equal to what? That is equal to r square over k square plus. So this is the fraction of translational kinetic energy in a body that is undergoing pure rolling motion. अब आप देखिए बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया. Now there is a relationship between kinetic energy momentum and kinetic energy angular momentum and moment of inertia. I will be discussing what is that relation, and that relation has very specific importance. So we will discuss a relationship between rotational kinetic energy, angular momentum and moment of inertia I. आप देखिए बेटा, आपको ये बात पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर. नाउ ऐसा कीजिए, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय आई एंड डिवाइड दिस बाय आई. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से और डिवाइड कर देंगे आई से, तो ये क्या जाएगा, आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आई ओमेगा का स्क्वायर. आई ओमेगा इज व्हाट, एल. सो दिस बिकम्स एल स्क्वायर अपॉन 2i. दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ये सिमिलर है कुछ जो लीनियर में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मास. ये कुछ उसके सिमिलर है. देखिए कैसे बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में हम लोग कहते थे दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. सो एंगुलर मोमेंटम इज एनालोगस टू लीनियर मोमेंटम and mass is analogous to moment of inertia. Mass is analogous to moment of inertia and angular momentum is analogous to linear momentum. So ये बिल्कुल वही रिलेशनशिप है. अब इसमें भी अब देखिए, अगर मोमेंटम बढ़ाएंगे, एंगुलर मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अब इसके लिए अगर 10% से कम का चेंज है, 10% से कम का चेंज है, देन वी कैन यूज आवर नॉलेज ऑफ एरर एनालिसिस. अदरवाइज अगर 10% से ज्यादा का चेंज है, देन वी कैनॉट यूज आवर नॉलेज ऑफ एरर एनालिसिस, वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला देन. अब बेटा देखो, अगर मैं ऐसा सवाल देता हूं आपको इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, इफ द मोमेंटम, if the angular momentum of a body is increased by if the angular momentum of a body is increased by 2%, then what is the percentage increase? Then what is the percentage increase in? Then what is the percentage increase in the? Then what is the percentage increase in the kinetic energy of rotation? So बेटा देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन की, दैट इज k इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2i, k इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2i. सो डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा l ओवर l. अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. बेटा एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज है, 2% का, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, ये यानी कि 2% है, तो 2 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 4%.
that will be equal to 4%. So the percentage change in kinetic energy becomes 4% if the angular momentum is increased by 2%. So ये बेटा हमने देखा, this was the relationship between rotational kinetic energy, angular momentum and moment of inertia. Now next, what is impulse in rotational motion? Now what is impulse in rotational motion? Now देखिए बेटा impulse क्या होता है rotational motion में, we are going to discuss that now. देखिए ऐसा है बेटे, देखिए impulse हमने लीनियर मोशन में डिफाइन किया था. When a large force acts for small time, then impulse is equal to Ft, that is equal to change in linear momentum. That is equal to change in linear momentum. So impulse is equal to force into time, that is equal to change in linear momentum. ये linear motion की बात थी. Now rotational motion में impulse force जो है, force की जगह पे torque आ जाएगी और of course time तो as it is रहेगा. आपको ये पता है बेटे, tau जो torque है, that is equal to rate of change of angular momentum, that is equal to dl by dt. So dl is equal to tau into dt. So dl is equal to tau into dt. So tau into dt represents impulse. ये impulse किस में है? Rotational motion में. So impulse tau into dt is equal to change in momentum. dl is what? This is equal to change in angular momentum. Now बेटे इसका डिस्कशन जो है वो हम सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स में करेंगे, और इसको करने से पहले प्रॉब्लम स्टार्ट, असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट डिस्कस once again the pulley and the block problem once again. देखिए बेटा पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में हमने वेलोसिटी निकाली थी. पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में हमने क्या निकाली थी? वेलोसिटी निकाली थी. किसकी? ये हमारे पास ऐसे पुली था और यहां पे ब्लॉक लगा हुआ था, इसका मास m था. नाउ देखिए बेटा, ये हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी अगर ये h हाइट से रिलीज किया, अगर ये h हाइट से रिलीज किया तो ये मास यहां पे पहुंचा, तो हमने वेलोसिटी निकाली थी इसकी. वेलोसिटी वाज रूट 2gh over 1 plus I by mr square. Now supposing if we wish to find out that what is the acceleration of this block of mass m down, कितनी acceleration होगी down पे इस block की, तो we want to find out that particular acceleration. So बेटा देखो, acceleration निकालने के लिए we know कि ये जो धागा है, जो ये स्ट्रिंग है जिससे ये मास लटका हुआ है, इसमें टेंशन डेवलप होगी. तो इसका फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो मैकेनिक्स उसमें हमने पढ़ा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहां पे. कैसे? देखो बेटा, वेट ऑफ द ब्लॉक इज mg एंड द टेंशन T इज एक्टिंग लाइक दिस. नाउ यू नो दैट mg फोर्स डोमिनेट कर रही है बिकॉज नेट देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स. mg minus T is equal to m into a. mg minus T is equal to m into a. अब आप देखिए बेटा, ये जो टेंशन है ये यहां पे पुली पे ऐसे एक्ट कर रही है. ये पुली को क्या दे रही है? रोटेटिंग टॉर्क दे रही है. ये पुली को क्या दे रही है? रोटेटिंग टॉर्क दे रही है. ये कितना रोटेटिंग टॉर्क देगी बेटा? इसका रेडियस r है, तो T इंटू r, where r is the radius. So T into r is equal to, T into r is equal to what? Now this T into r is equal to I into alpha.
मतलब ये रोटेटिंग टार्क किसकी वजह से मिल रहा है, टेंशन की वजह से मिल रहा है। अब बेटा यहां देखिए, नाउ यू कैन राइट द टी एज आई इंटू एल्फा अपॉन आर, आई इंटू एल्फा अपॉन आर। सो यहां से अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे बेटा, वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो एम जी माइनस आई इंटू एल्फा अपॉन आर, mg minus I into alpha upon r is equal to mass into acceleration, is equal to mass into acceleration. Now you know that a is equal to r times alpha. So alpha किसके बराबर है बेटे, a by r के, alpha is equal to a by r. So mg minus I into a by r square is equal to m into a, that is equal to m into a. बेटा इसको रब कर दूंगा मैं फिगर को, और देखिए इसको यहां पे सॉल्व करूंगा, mg माइनस I इंटू ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए. सो mg इज इक्वल टू that is equal to I by r square plus m into acceleration. mg is equal to I by mr square plus 1 into mass into acceleration. Just cancel out mass from both sides. So acceleration becomes g upon 1 plus I by mr square. Now this is the acceleration of the block when the block is falling down, when the block is moving down under the action of gravity. So अब देखिए बेटा, ये हमने acceleration डिस्कस की, velocity निकाली, acceleration निकाली of a block that is hung by a pulley down the plane. Now we will be discussing the assignment problems. So assignment, question number 1. Now question number 1 we will be discussing moment of inertia of a uniform circular disc about a diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. So बेटा देखो, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये दे रखी है हमें डिस्क, इसका रेडियस r है, और क्या कहता है हमें, ये कहता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज I. आपको ये पता है एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन डायमीटर दैट इज इक्वल टू 1/4 mr square. That means to say mr square is equal to 4I. That means to say mr square is equal to 4I. You are considering this as r and the mass of the disk as m. अब देखिए बेटा वो क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द रिम, यानी इस एक्सिस के अलोंग पूछ रहा है वो, यानी डिस्क को जो मेरा मार्कर है इस एक्सिस के अलोंग अगर घुमाया जाए तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है. देखो बेटा इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये एक्सिस कैसा हो गया, इसके पैरेलल हो गया, यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहां पे let us say that moment of inertia is I dash is equal to half mr square plus mr square, because ये पैरेलल एक्सिस r दूरी पर है पहले वाले पैरेलल एक्सिस के. So this will be equal to what, this will be 3/2 mr square, this will be 3/2 mr square. So 3/2 into बेटा बोलो 4 times I, this will be 3/2 times 4I. So this will be equal to what, 6I. So इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 6I. आंसर हमें इसी फॉर्म में दे रखे हैं बेटे, तो आंसर है ए पार्ट दे रखा 5I, B 3I, C 6I and D 4I. So आंसर इज C पार्ट 6I. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सेकंड क्वेश्चन.
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin square plate ABCD of uniform thickness about an axis passing through the center O and perpendicular to the plane of the plate is not. देखिए हमारे पास बेटा इस तरह की एक स्क्वायर प्लेट है ABCD और ये एक्सिस बना रखे हैं इस पे, ये फर्स्ट नेम का रखा है, ये एक्सिस उन्होंने सेकंड नेम का रखा है, ये बेटा थर्ड है और ये फोर्थ है। आपको बताना है कि जो गिवन हमें किस एक्सिस के लॉन्ग पता करना है, इस एक्सिस के जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ओ से गुजर रहा है। इस एक्सिस के लॉन्ग वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ओ। तो वो कहता है कि भी उसने 4 आंसर दे रखे हैं और उसमें से एक आंसर बेटा गलत है, हमें गलत वाला ढूंढना है कि गलत आंसर कौन सा है। आई ओ कैन बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू IZ, सही है, ये फर्स्ट आंसर इज ओके। बी पार्ट देखिए I3 प्लस I4, यस दीज आर आल्सो टू परपेंडिकुलर एक्सिस, इनके लॉन्ग अगर हमें और सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक्सिस हैं तो जो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा that will be equal to moment of inertia of this plus moment of inertia of this, that is also correct. Now I1 plus I3, yes we can say here I1 plus I3 also because मैंने आपको बताया था ये फिगर कैसा है, सिमेट्रिकल है, so IZ will be I1 plus I3। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, I1 plus I2 plus I3 plus I4, ये गलत है बेटे बिकॉज ये कोई थ्योरम है नहीं, हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस में 2 ही एक्सिस चाहिए होते हैं, उनके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है, आपको 4 एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे हो तो वो इस IO के बराबर थोड़ी भी आ जाएगा। So answer D is the wrong part. So answer D. Now third question bete. Question number 3. The ratio of times taken by a uniform solid sphere and a disk of the same mass and same diameter to roll down through the same distance from rest on an inclined plane is. So बेटा एक सॉलिड स्फीयर है और डिस्क है, एक इंक्लाइंड प्लेन से इनको रोल कर रहे हैं, इनका मास भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, हमने क्या पता करना है, और प्लेन भी सेम है, जिससे रोल कर रहे हो वो प्लेन भी सेम है और हमने क्या पता करना है, रेशियो ऑफ द टाइम्स। तो टाइम का एक्सप्रेशन तो आपको पता है बेटे, टी इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बीटा अपॉन जी। तो बाकी सारी चीजें सेम है, इसका मतलब टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटे, रूट बीटा के। बीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो अब बीटा किस किस का पता करना है हमने, एक तो सॉलिड स्फीयर का और दूसरा है बेटे डिस्क। तो सॉलिड स्फीयर का बीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस I बाय एम आर स्क्वायर, तो ये 2/5 आ जाएगा बेटे सॉलिड स्फीयर का, ये हो गया 7/5। और बीटा डिस्क का किसके बराबर हो गया, डिस्क का बीटा हो गया बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब डिस्क अपने एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व कर रही है तो 1 प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये देखिए बेटा, अब आपको टाइम की रेशियो चाहिए, तो T फॉर सॉलिड स्फीयर अपॉन T फॉर ए डिस्क, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 अपॉन 3/2। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 2/3 हो जाएगा, so this will be 14 upon 15 under the root. Answer is D for Delhi. Answer becomes D for Delhi. Next with a fourth question. Answer is fourth question now. 4 masses are fixed on a massless rod as shown in the figure. So बेटा देखिए, ये पॉइंट P है और यहाँ पे 2 किलो का मास है, यहाँ पे 5 किलो का मास है, ये मासलेस रॉड है और ये पॉइंट P है। नाउ दिस इज आल्सो 5 kg, दिस इज आल्सो 2 kg। और देखिए बेटा ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको, दिस इज प्लेस्ड 0.2, दिस इज 0.2,
Now this is 0.2 towards this side, this is also 0.2, यानी ये distance, this is the distance. Now बेटे आपसे वो क्या पूछ रहा है, moment of inertia about the axis P is about. So हमने about मतलब nearly आंसर बताना है बेटे. तो देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ये रॉड है, मासलेस है, और ये मासेस लगे हुए हैं. हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का. सो आई विल बी इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बेटे इन दोनों का जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, उसका ट्वाइस कर देंगे तो यही आ जाएगा कि सिमेट्रिकल है. सो 2 टाइम्स दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 का स्क्वायर. So this will be equal to 2 times 5 into 0.04 plus 2 into 0.16. 2 into 0.16. ये solve करेंगे तो this will come out approximately 1 kg meter square. This will be the moment of inertia. Are we having the answer? Yes, we are having the answer as B for Bombay. Next, fifth question. Next, fifth question. For the same total mass, which of the following will have the largest moment of inertia about an axis through the center of gravity and perpendicular to plane of the body? तो बेटा एक हमने पता करना है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर्टिकुलर बॉडी का होगा, जो हमें गिवन बॉडीज हैं ए बी सी डी चॉइसेस में, उसमें से हमने पता करना है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जेस्ट होगा और कहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट बॉडी. तो पहला तो है डिस्क. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, दैट इज हाफ m. अब यहां पे रेडियस a दे रखा है तो आई विल कीप दिस एज a स्क्वायर. ये तो डिस्क का हो गया. ये a चॉइस है बेटे. b चॉइस का क्या दे रखा है आपको, b चॉइस में दे रखा है ए रिंग ऑफ रेडियस है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा ma स्क्वायर. अच्छा जी, सी चॉइस में क्या दे रखा है बेटे, स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड 2a. स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड 2a है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर अलोंग द सेंटर. दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12. रेक्टेंगुलर लैमिना वाला फॉर्मूला लगाया बेटे. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दैट विल बी 8a स्क्वायर. सो 8m a square by 12, this will be equal to 2ma square by 3. This is 2ma square by 3. Next choice देखिए बेटा, next that is he says 4 rods forming square of side 2a. 4 रॉड हैं, they form a square of side 2a. तो ये देखिए there are 4 rods and each is of side 2a and they are forming a square. तो हमने किसके अलॉन्ग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी वांट टू फाइंड आउट अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर एक्सिस. इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये लैमिना नहीं है, इट इज ए रॉड्स विच आर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर. नाउ अब देखिए बेटा, एक रॉड आइडेंटिकल रॉड है चारों, तो एक का रॉड का मास m है. नाउ देखिए इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं. ये एक्सिस के अलॉन्ग आपको पता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा बेटे, m इंटू 2a का स्क्वायर बाई 12. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाई 12 होता है. यहां पे l की लेंथ कितनी है, 2a है, 2a रख दी मैंने लेंथ, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, प्लस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे, a, बिकॉज द डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये मिडल में आता है डायगोनल, तो ये a पे आ गया. सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर. सो ये इसका कितना, ये तो एक रॉड का है बेटे, ऐसी कितनी है, 4 रॉड्स हैं, कुल मिला के 4 रॉड्स हैं. तो क्या करेंगे, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे तो यानी 4 टाइम्स हो जाएगा. सो 4 इंटू, अब ये कितना है बेटे, 4a स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा m a स्क्वायर बाय 3 प्लस ma स्क्वायर.
नाउ दिस विल बी इक्वल टू 16, देखो ये 4 बन जाएगा, 3 4 बन गया, 4 और 4 16, 16 ma² बाय 3। अब आप कंपेयर कीजिए, सबसे बड़ा इसी डी पार्ट का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चारों में जो कंपैरिजन है, दिस विल बी 16 ma² बाय 3। नाउ सो आंसर बिकम्स D for Delhi, आंसर इज D for Delhi।